अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। 72 घंटे बाद जीआईटी ने इब्तिदाई रिपोर्ट पेश कर दी, जिम्मेदारान का तायुन कर दिया, मगर अब भी कुछ सवालात बाकी हैं जिसके लिए जीआईटी ने वक्त मांगा है। साथ ही पंजाब हुकूमत ने दावा किया है कि कल तक मजीद हकाइक वाज़े हो जाएंगे। जीआईटी ने अपनी इब्तिदाई रिपोर्ट में साहिवाल वाक़े में मारे जाने वाले खानदान को बेकसूर करार दिया है, मगर गाड़ी चलाने वाले ज़ीशान के हवाले से सवालात उठाए हैं। जो कुछ हुआ है इसके बाद भी पंजाब हुकूमत ये समझती है कि ऑपरेशन 100% दुरुस्त था। सीटीडी ने गाड़ी में सवार 4 अफराद को कत्ल कर दिया, उनमें एक 13 साल की बच्ची भी थी। सीटीडी एहलकारों ने गाड़ी को रोका, बच्ची को बाहर निकाला, फिर फायरिंग की, मगर फिर भी पंजाब हुकूमत समझती है कि ऑपरेशन 100% दुरुस्त था। 72 घंटे मुकम्मल होने पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दारी की सरबराही में अहम इजलास हुआ, जिसमें सीनियर वज़ीर अलीम खान, वज़ीर कानून राजा बिशारत, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी दाखिला, आईजी पंजाब और मुतल्लिका एजेंसीज के आला अफसरान समेत जीआईटी के अराकीन भी शरीक हुए। जीआईटी ने इब्तिदाई रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश की, जिसके बाद पंजाब के वज़ीर कानून राजा बिशारत ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि जीआईटी की इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक खलील के खानदान के कत्ल के जिम्मेदार सीटीडी अफसरान हैं। इन अफसरान को ओहदों से हटा दिया गया है और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक खलील के ख़ानदान के कत्ल का जिम्मेदार सीटीडी के अफसरान को ठहराया गया है। रिपोर्ट की रोशनी में एडिशनल आईजी ऑपरेशंस पंजाब, एडिशनल आईजी सीटीडी पंजाब, डीआईजी सीटीडी, एसएसपी सीटीडी, डीएसपी सीटीडी साहिवाल और मुकाबले में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। मुकाबले में मुलव्वस सीटीडी के 5 अफसरान को मुकदमे में चालान करके इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया है। इसके अलावा वज़ीर कानून पंजाब ने इस वाक़े में मारे जाने वाले ज़ीशान के हवाले से कहा कि जीआईटी ने ज़ीशान के बारे में हक़ाइक़ सामने लाने के लिए मोहलत मांगी है। इसी वाक़या में एक और शख्स हलाक हुआ था जिसका नाम ज़ीशान जावेद है। उसके मुतल्लिक़ मज़ीद हक़ाइक़ को सामने लाने के लिए, मज़ीद तफ्तीश के लिए जीआईटी के सरबराह ने कुछ मोहलत मांगी है। ज़ीशान जो गाड़ी चला रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार सहाफ़ियों ने उसके हवाले से सवालात पूछे तो राजा बिशारत ने दावा किया कि इस हवाले से हक़ाइक़ कल सामने आएंगे। कल सहाफ़ियों को इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी। ये सवाल उनसे बार बार किया गया, उन्होंने बार बार कहा कि कल मामला वाज़े हो जाएगा। आप सिर्फ एक ही बात उस पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लें कि जो गाड़ी जिसका इनकाउंटर हुआ वो गाड़ी किसकी मिल्कियत थी। सारा इंशाअल्लाह ताला कल हम आपको डिटेल बताएंगे। इस सिलसिले में आप कल तक सब्र करें ना। मैं कल हम इन कैमरा आपको ब्रीफिंग देंगे और सारी बातें तय हो जाएंगी। जब मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि कल आप तक ये सारे हक़ाइक़ पहुँच जाएंगे, तो इस वक्त आप इस बात पर क्यों इंसिस्ट करते हैं। इस वक्त जीआईटी ने थोड़ा सा वक्त मांगा है। वो एक शख्स जिसका नाम ज़ीशान है, उसके किरदार के तयन के लिए, उसकी जो रोल रहा है उसके तयन के लिए उन्होंने वक्त मांगा। हम कल तक आपसे टाइम मांग रहे हैं कि आपको कल सारा एतमाद मिलेंगे। जीआईटी ने अभी मोहलत मांगी है, मगर राजा बिशारत पर उम्मीद है कि कल तक सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर कानून पंजाब ने कहा कि ऑपरेशन 100% दुरुस्त था। मैं गुजारिश आपसे कर रहा हूँ कि कल ब्रीफिंग के बाद अगर आप ये कहेंगे कि ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस नहीं था, गलत था, तो हम यार अभी ऑपरेशन सही था या गलत था? ऑपरेशन 100% सही था। अब ये बहुत अहम बात है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर देखा जाए तो साफ और वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि क्या राजा बिशारत साहब कहना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि खलील की फैमिली को गलत मारा गया, यानी खलील साहब और उनकी जो बीवी थी और उनकी जो बेटी थी उन्हें गलत मारा गया। एक शख्स फिर गाड़ी में और रह गया जो उस सारे वाक़े में मारा गया, वो ज़ीशान था जो गाड़ी चला रहा था, जिसके सीट बेल्ट भी बांधा हुआ था। और फिर कह रहे हैं कि उसके बारे में कल बताएंगे, मगर इंटेलिजेंस दुरुस्त थी, यानी कि जो ज़ीशान के हवाले से सीटीडी ने दावा किया था कि इंटेलिजेंस इस्लात थी कि उसका दाइश से ताल्लुक़ है, उस हवाले से कह रहे हैं कि 100% दुरुस्त थी। ये भी कह रहे हैं कि बाद में बताएंगे, ये भी कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस
100% दुरुस्त थी, ऑपरेशन 100% दुरुस्त था। अब ज़ीशान के हवाले से पहले बहुत सारे दावे किए गए थे, उसका सीट बेल्ट भी बंधा हुआ था, उसने कोई जैकेट भी नहीं पहनी हुई थी, सामान भी दूसरी गाड़ी बाद में निकाल के लेके गई है। तो इस ऑपरेशन से मुतालिक सवालात पैदा हो रहे हैं और ये ऑपरेशन मशकूक हो गया है, मगर हुकूमत इस ऑपरेशन को 100% दुरुस्त करार दे रही है, इंटेलिजेंस को 100% दुरुस्त करार दे रही है। खलील के ख़ानदान को बेगुनाह करार दे रहे हैं, मगर ज़ीशान के हवाले से सवालात उठा रहे हैं। अब अहम बात यह है कि रिपोर्ट पेश करने से पहले GIT के सरबराह एडिशनल IG एजाज हुसैन शाह ने आज साहिवाल का दौरा भी किया, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि अभी तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई है। उन्होंने सिर्फ 3 से 4 ऐनी शाहिदीन के बयानात रिकॉर्ड किए। सर, आप समझते हैं कि बहुत बड़ी मिसहैंडलिंग हुई है? मिसहैंडलिंग हुई है, जब फाइनल हो जाएगा सारी चीज़ आपके सामने आ जाए। इनिशियल फाइंडिंग्स अभी हमारी कोई नहीं है। अभी इनिशियल फाइंडिंग यही है कि जी ये जो हमने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए हैं, हमने मौका देखा है, हमने जो लोग मौके पे थे, पुलिस वालों ने फायरिंग की है, उनके स्टेटमेंट्स लिए हैं। लेकिन उसके अलावा दूसरी साइड के बयान है, बाकी जो हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस है, असल वो चीज़ बताए कि बयान तो लोग जो है। अच्छा सर, अभी आपने मौका से कितने ऐनी शाहिदीन के बयान रिकॉर्ड किए हैं आज? अभी मेरे ख्याल 3 या 4 हैं। आज दोपहर तक GIT ने सिर्फ 3 से 4 ऐनी शाहिदीन के बयानात रिकॉर्ड किए थे, फिर आज शाम में अपनी रिपोर्ट में जिम्मेदारों का तयन कर दिया। अहम बात यह है कि GIT ने फॉरेंसिक माहिरीन की मदद भी नहीं ली। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक तफ्तीश के लिए फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को अधूरी चीज़ें भेजी गई हैं। कल रात तक उनसे बाकायदा तौर पर रब्ता भी नहीं हुआ था, फिर अब उन्हें अधूरी चीज़ें भेजी गई हैं। एजेंसी को SMG से चली हुई 45 गोलियों के कौल भेजे गए हैं, जबकि SMG से चली हुई और पोस्टमार्टम से मिली गोलियां नहीं दी गई हैं। मगर आज GIT ने अपनी इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली है। इसके अलावा ये मामला अब लाहौर हाई कोर्ट भी पहुँच गया है। लाहौर हाई कोर्ट में आज साहिवाल वाक़े के अदालती तहकीकात की दरख्वास्त की गई। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि सूबाई हुकूमत की जानिब से कायम की गई GIT असल हक़ाइक़ तलाश नहीं कर सकती। हाई कोर्ट के पास तहकीकात का दायरा इख्तियार है। हुकूमत साहिवाल के मामले पर शफाफ इंक्वायरी नहीं चाहती और उन्होंने अदालत से मौजूदा जज के सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया, जो मामले पर नज़र रखें और कसूरवारों को उनके अंजाम तक पहुँचाएँ। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से दरख्वास्त की कि वज़ीर आज़म की जानिब से जुडिशल कमीशन बनाने के अहकाम जारी किए जाएँ ताकि मामले की गैर जानिबदार इंक्वायरी की जा सके। दरख्वास्त की समाअत करते हुए लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद शमीन अहमद ने रिमार्क्स दिए कि सिर्फ वफाकी हुकूमत के पास कमीशन कायम करने का इख्तियार है। अदालत ने दरख्वास्त को काबिल समाअत करार देते हुए IGP जावेद सलीमी को 24 जनवरी को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया है। अब ये अहम मामला है और ज़ीशान के हवाले से क्या इस वक्त ऐसे मामलात हैं जो कि गाड़ी चला रहा था जिसकी वजह से शको शुबा हो रहा है, और राजा बशारत साहब कह रहे हैं कि ऑपरेशन 100% दुरुस्त था, इंटेलिजेंस 100% दुरुस्त थी, खलील की फैमिली को गलत मारा गया, यानी सिर्फ ज़ीशान के मामले पर आकर जब बात रुक रही है। ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ रईस अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रईस अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया। साहब, जाहिर है जो कुछ राजा बशारत साहब कह रहे हैं वो ना बता के भी सब कुछ कह रहे हैं। जब खलील की फैमिली को कह रहे हैं कि वो बेकसूर मारे गए, यानी खलील और उनकी जो अहलिया थी साथ में उनकी बेटी गलत मारे गए, फिर ज़ीशान ही बच गया, और फिर ये भी कह रहे हैं 100% इंटेलिजेंस दुरुस्त थी और ऑपरेशन दुरुस्त था, और इंटेलिजेंस यही थी कि ज़ीशान के हवाले से जो CTD का दावा है, तो फिर क्या मसला है जो शेयर नहीं कर रहे ज़ीशान के हवाले से मालूमात? क्या मामला है? शाहजेब साहब, हमारी इस इजलास के बाद जो ये वज़ीर आला पंजाब की सदारत में हुआ था, मेरी वहाँ जो इजलास में एक बहुत अहम शख्सियत उससे बात हुई है। तो मैं जब उनमें बात हुई तो जो हमारे सामने चीज़ें आई हैं उसमें ये चीज़ आई है कि जो ज़ीशान था, ये ज़ीशान की कार जो है 16 जनवरी को फैसलाबाद में देखी गई, 18 जनवरी को लाहौर में देखी गई और 19 जनवरी को साहिवाल में देखी गई। और ये इंटेलिजेंस बेस्ड था। इंटेलिजेंस ने कहा था कि इस कार को चेक करो जिस ज़ीशान चला रहा है। अब इस कार का मसला ये है कि CTD ने जो बताया था, जो दावा किया था, 15 जनवरी को फैसलाबाद में 2 उन्होंने दहशतगर्द मारे। एक का नाम अदील हफीज़ था और दूसरे का नाम उस्मान था। ये जो कार है ये अदील हफीज़ के ज़ेर इस्तेमाल थी, जो 9 मई 2018 को उसने एक शख्स साकिब मजीद से ली थी। तो जिस ज़िम्मेदार शख्स से हमारी बात हुई जो इजलास में था, उसने कहा कि हमने जो है जिससे कार ही ख़रीदी गई उससे भी बात हो चुकी है। उसने ये बताया मैंने अदील हफीज़ को भेज दी थी। और जो मोबाइल मौका से उस्मान का मिला है, उसमें से एक तस्वीर मिली है जो उस्मान की साथ उतारी गई है। अब इस पर उनको पूरा शुबा है। अब देखते हैं कि जो शुबा तहकीकात जारी है, अब तहकीकात में साबित होगा कि आया उसका ताल्लुक़ अदील हफीज़ से था नहीं था, उस्मान से था नहीं था। जिस तरह ज़ीशान से खलील फैमिली का ताल्लुक़ था और साल से उसका ताल्लुक़ था, तो वो साथ उसके ले जा रहे थे, लेकिन वो बेगुनाह मारे गए। तो अब ये भी देखना है कि तस्वीर मंजर आम पर आई है, जो दिखाई भी गई है GIT में, जो बताया जा रहा है कि ये
ज़ीशान के जो कैमरे से लिए वो उस्मान के साथ है जो 15 जनवरी को फैसलाबाद में मारा गया। तो ये कार उनके जो इंटेलिजेंस है उनके ना अंडर वॉच थी, ये उसको उनके अंडर सर्वेलेंस थी, उसको देख रहे थे। लेकिन जो बात की आपने अभी, जो राजा बिशारत ने कहा है कि ये 100% दुरुस्त ऑपरेशन था, वो गालिबन इसी हवाले से कह रहे हैं कि जो कार थी वो अदील हफीज़ की थी जो साकिब मजीद से ख़रीदी गई और जो अब ज़ीशान के ज़ेर इस्तेमाल थी। अब यहाँ एक और सवाल उठता है कि ज़ीशान का भाई जो एहतशाम है वो डॉल्फिन फोर्स में 2017 में भर्ती हुआ। जब आप फोर्स में भर्ती हो तो वो आपके पूरे ख़ानदान की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट देते हैं कि ये ख़ानदान ठीक है या नहीं है, कोई शामिल तो नहीं है। जब वो भर्ती हुआ उसकी एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट गई होगी, क्या उसमें इन्हें नहीं पता लगा ज़ीशान इसमें मुलव्वस है? ज़ीशान का तहकीकात ही बताएगी कि आया ज़ीशान बराह रास्त मुलव्वस है या उसका ताल्लुक़ है, जिस तरह ज़ीशान से खलील फैमिली का ताल्लुक़ था उसका उस्मान से ताल्लुक़ है। तो वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहाँ गई? जो डॉल्फिन में उसका भाई भर्ती हुआ डॉल्फिन फोर्स लाहौर में, उसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये क्यों बात सामने नहीं आई कि ज़ीशान इस किस्म के ताल्लुकात रखता है या इस किस्म की एक्टिविटी में मुलव्वस है? तो अब ये तफ्तीश में बात सामने आएगी कि आया वो बराह रास्त टेररिज्म में मुलव्वस है या उसका कोई ताल्लुक़ है या वो सहूलतकार है। लेकिन एक और जो बात है, जो साहिवाल में जब ये ऑपरेशन हुआ, हमारी उसी ज़िम्मेदार शख्स से बात हुई तो उसने कहा कि ऑपरेशन तो ठीक था लेकिन ये टैकल गलत किया गया जिसकी वजह से इतनी सजाएं दी और जो उस वक्त तलाशी ली गई। सर ये जो अब मसला ये कि एक तो अल्फाज और जब ये मीडिया से गुफ्तगू तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने की है उसमें कभी कोलैटरल डैमेज का लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं, कभी चीफ मिनिस्टर साहब फूल लेकर चले जाते हैं, फिर ये ऑपरेशन 100% दुरुस्त था। वो कहना ये चाह रहे हैं कि इंटेलिजेंस 100% दुरुस्त थी ज़ीशान के बारे में, ऑपरेशन दुरुस्त तरीके से नहीं किया गया। और क्या ज़ीशान के पास फिर कोई असलहा था, उसने कोई मज़ाहमत की? क्योंकि बच्चा तो ये बता रहा है कि उसके वालिद साहब ने कहा पैसे ले लो चले जाओ। तो यानी कि बाकायदा तौर पर पुलिस वालों के दरमियान और इनकी गाड़ी में जो खलील साहब उनके दरमियान बातचीत हुई है, उसके बावजूद बच्चों को निकाल कर गोलियां मारी गई हैं। तो क्या ज़ीशान के पास कुछ था ऐसा जिसकी वजह से पुलिस वाले डर गए और उन्होंने गोलियां मारी? जी, जो हमारे उस जिम्मेदार शख्स से बात हुई जो इजलास में था, उसका ये कहना है कि जो मौके से तलाशी ली गई चीज़ें लेके गए हैं, वहाँ से ना कोई दस्ती बम मिला है, ना कोई वहाँ से क्या नाम है कोई खुदकश जैकेट मिली है और ना ही वहाँ से कोई ऐसा असला मिला है। लेकिन जो इन्होंने फोरेंसिक साइंस में जो चीज़ें भेजी हैं उसमें 5 गोलियाँ भेज दी। जब हमारी माहिरीन से बात हुई उसने कहा हम गोलियों का क्या करेंगे, ये तो यूज़ ही नहीं हुई। अब हो सकता है कि वो बाद में ऐसे कहें जी ये 5 गोलियां हैं, ये ज़ीशान के वहाँ से बरामद हुई। लेकिन जो एनी शायद जो JIT रिपोर्ट लेकर आई, जो JIT ने बात की है, उसके मुताबिक वहाँ से कोई फायर होता दिखाई नहीं दिया गाड़ी में से। तो वो सहूलत, उनका कहना है कि वो मूव हो रहा था और जो वो ख़ुद मूव होना चाह रहा था लेकिन वो ढाल ले गया इस ख़ानदान की, और उसने अपनी मूवमेंट में अकेला नहीं मूव हुआ क्योंकि वो सर्विलेंस में थी उसकी गाड़ी, वो उसने मूव हुआ इस ख़ानदान को ढाल बनाकर। लेकिन जब वहाँ इन्होंने ऑपरेशन किया तो जहाँ तक जो मेरी राय या जो मेरी कह रहे कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में है कि जब पुलिस पहले फायर कर चुकी थी गाड़ी पे, उसमें उसको जो बच्चा था उमैर उसको ज़ख्मी निकाला गया, तो उस वक्त अरीबा पे कोई भी गोलियां लग चुकी थी, उसकी माँ नबीला को भी लग चुकी थी। इन्होंने बच्चों को निकाला और उन्होंने सोचा कि बाद में जिस तरह हैंड आउट जारी होता है इसको गोलियां मार दी जाए, सबको मार दो, हैंड आउट जारी होगा, चीज़ें डाल देंगे पास से और उसमें कुछ चीज़ें डाल के इसे मुकाबला बना देंगे। लेकिन वो होना मुमकिन नहीं था। वो बहुत शुक्रिया ज़ाहिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब ज़ाहिर है ये अब है क्योंकि जो CTD है उसकी तरफ से जो दावा शुरू हुआ वो 4 दहशतगर्दों के हवाले से था, फिर एक 13 साला बच्ची और उनकी जो वालदा और खलील जो वालिद हैं उनको कहा गया कि वो गलत मारे गए हैं और अब मामला ज़ीशान के ऊपर आकर ठहर गया है कि वो उसके हवाले से कह रहे हैं कि तफसीलात कल बताई जाएंगी, मगर ये भी कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस इतलात 100% दुरुस्त थी और ऑपरेशन 100% दुरुस्त था। ये भी कह रहे हैं ऑपरेशन तो ज़ाहिर गलत तरीके से किया गया, अगर उसका ताल्लुक सही भी साबित हो जाए कि इंटेलिजेंस दुरुस्त थी ज़ीशान के बारे में, तब भी ऑपरेशन के हवाले से सवालात उठते हैं कि किस तरीके से गैर जिम्मेदारी की गई जिसके लिए अहलकार गिरफ्तार भी किए गए हैं। उस्मान बुज़दार जो इस वक्त इंतज़ामिया हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन पर बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। ज़ाहिर है ये मुतालबात शुरू हो जाना कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें, वज़ीर आला इस्तीफ़ा दें, ये एक गलत रिवायत है। एक ऐसे वाक़े में ना तो उस्मान बुज़दार साहब ने ना ही वज़ीर आज़म ने ये वाक़या या ये ऑपरेशन ऑर्डर किया, मगर उसके बाद ऑपरेशन के बाद जिस तरीके से सारी की सारी हैंडलिंग हुई है और उस्मान बुज़दार की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उस पर उस्मान बुज़दार साहब पर बतौर वज़ीर आला और उनकी काबीना पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। इस पर ज़रा तफसील से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। सानेह साहिवाल की इब्तिदाई रिपोर्ट तो आ गई है, मगर इस वाक़े के बाद सामने आने वाले पंजाब हुकूमत का रद्द-ए-अमल पर बहुत संजीदा सवालात उठ रहे हैं। दुरुस्त तरीके से मामले को देखा नहीं गया, गैर जिम्मेदाराना बयानात दिए गए। इससे पहले भी पंजाब हुकूमत खास तौर पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी पर संजीदा सवालात उठाए जा चुके हैं।
पंजाब की बागडोर किसके हाथ में है, कौन चला रहा है, इस सूबे को इंतजामी उमूर के तौर पर कौन देख रहा है, मुल्क का इतना बड़ा सूबा किन हाथों में है, कोई नहीं जानता। इस हवाले से जंग अखबार में सुहेल वड़ाइच और एक्सप्रेस ट्रिब्यून में फहद हुसैन का आर्टिकल शाया हुआ है। दोनों सहाफ़ियों ने उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी और उस्मान बुज़दार का बतौर वज़ीर आला चुनाव और इस वक्त उस्मान बुज़दार किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं इसका बहुत तफसील से जायज़ा लिया है। सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार सुहेल वड़ाइच लिखते हैं कि असद उमर, उस्मान बुज़दार और महमूद खान यानी कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ की देग के वो 3 दाने हैं जिनके बारे में चख कर ही पता चल गया है कि ये कंपनी नहीं चलेगी। अगर ये इस देग से ना निकले तो सारी देग का जायका ख़राब हो जाएगा और कप्तान खान एक मुश्किल से दूसरी मुश्किल में फंसते चले जाएंगे। सुहेल वड़ाइच साहब लिखते हैं कि असद उमर पढ़े लिखे और काबिल हैं, लेकिन वो फैसलों की टाइमिंग में गलती खा गए हैं। IMF के पास चले जाते तो मुआशी बहरान टल सकता था। दूसरी तरफ पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार हैं जिन्हें इमरान खान की ज़बरदस्त हिमायत हासिल है, लेकिन इसके बावजूद वो टेक ऑफ नहीं कर पा रहे। अब्दुल अलीम खान शिकायत का दफ्तर लेकर कप्तान के पास गए, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान के पास गए सुहेल वड़ाइच साहब के मुताबिक, और उन्होंने राजा बिशारत, उस्मान बुज़दार और अलीम खान को बुलाकर सुलह करवा दी। अलीम खान को वजारत मनसूबाबंदी की इजाफी जिम्मेदारी भी दे डाली और कहा कि आप एक टीम की तरह काम करें, ये तीनों से कहा। अलीम खान, सुहेल वड़ाइच साहब लिखते हैं कि अलीम खान फिलहाल खामोश हो गए। मजीद लिखते हैं कि उनकी इस खामोशी के पीछे तूफान छुपा हुआ है। इंतहाई काबिल और दानिशमंद टॉप ब्यूरोक्रेट्स 2.5 माह से हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। उनकी वजीर आला से अलग से मुलाकात ही नहीं हो पाती, इसलिए बड़े बड़े फैसले रुके हुए हैं। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि मुल्क और सूबे में काम उस वक्त शुरू होता है जब पॉलिसी साजी होती है और तरक्याती काम का आगाज होता है, लेकिन इस वक्त तरक्याती बजट आधे से भी ज्यादा कम कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि साल के अख्ताम पर सूबे भर की सड़कें टूटी फूटी नजर आएंगी और अगर हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू ना हुआ तो तामीर और तरक्की का काम बिल्कुल बैठ जाएगा। उस्मान बुज़दार का पसमानदा जिले से होना उनके चुनाव की वजह थी, उनकी मख्फी सलाहियतें उन्हें आगे लाने की वजह बनी या उनकी सादगी इमरान खान को पसंद आ गई। उस्मान बुज़दार का इंतखाब सिर्फ और सिर्फ बनी गाला की चॉइस नजर आती है, इसमें असली सरकार का कोई किरदार नहीं था। आगे सुहेल वड़ाइच साहब लिखते हैं कि लेकिन अब असली सरकार भी परेशान है कि आगे काम कैसे चलेगा। सुहेल वड़ाइच के मुताबिक किसी ने इमरान खान को मशवरा दिया है कि वो अपने 3 हीरो को हटा दें और उनकी जगह मुनासिब लोग लाने का मशवरा दिया गया है, मगर इमरान खान ने अपने फैसलों का दिफा किया और कहा कि जल्द ही ये हीरे चमकेंगे, थोड़ा सब्र कर लें। अब असली सरकार मुंतजिर है कि काम कब ठीक होंगे। पंजाब में कोई भी खुश नजर नहीं आ रहा। सुहेल वड़ाइच साहब लिखते हैं कि गवर्नर चौधरी सरवर को इस यकीन दहानी के साथ ओहदा दिया गया था कि सूबे में पानी की फराहमी आपकी जिम्मेदारी होगी, मगर उन्हें ऐसा कोई इख्तियार नहीं मिला। चौधरी सरवर चुप हैं। माजी में वो अपने ऊपर दबाव को रद्देमल देकर हटा देते थे। चौधरी सरवर के दस्ते रास्त हमारे यासिर इस्तीफा दे चुके हैं। सुहेल वड़ाइच इस इस्तीफे को हल्की चिंगारी करार दे रहे हैं और कहते हैं कि अगर आग भड़क उठी तो क्या पंजाब और मरकज सब में अदम इस्तेहकाम आ जाएगा। सुहेल वड़ाइच का कहना है कि उस्मान बुज़दार किसी को नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए शायद वो बड़े फैसले भी नहीं कर पाते, लेकिन इख्तिदार तो फैसले करने का नाम है। अगर हुकूमत ने अपने मामला दुरुस्त ना किए और अपनी टीम में तब्दीली ना की तो फिर कंपनी नहीं चलेगी। इसके अलावा 2 दिन पहले एक्सप्रेस ट्रिब्यून में फहद हुसैन साहब का आर्टिकल भी शाया हुआ है जिसका उन्वान है दी बुज़दार ब्लंडर। फहद हुसैन ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने टॉस जीतकर हारने का फैसला किया है। फहद हुसैन के इस आर्टिकल के मुताबिक सरदार उस्मान बुज़दार अच्छे हैं, आजिज हैं, वो एक सादा शख्स हैं, उनमें इंकिसारी भी है, साथ ही वो एक गलत नौकरी पर भी हैं। उस्मान बुज़दार के इंतखाब के लिए बहुत सी वजूहात होंगी जो बताती हैं कि उस्मान बुज़दार वो शख्स हैं जो शहबाज शरीफ को उनकी गेम में शिकस्त देंगे। इन वजूहात की कोई मंतक नहीं है, लेकिन इस ब्लंडर के 5 माह बाद वजूहात से फ़र्क नहीं पड़ता, नताइज से फ़र्क पड़ता है। और फिर आगे फहद हुसैन लिखते हैं कि कोई गलती ना करें, पंजाब में एक मसला है, संजीदा मसला है। मसले की शुरुआत सूबे को चलाने के लिए चीफ मिनिस्टर के कंट्रोल या कंट्रोल के फुकदान से शुरू होती है। फहद हुसैन ने मजीद लिखा है कि हाँ, उस्मान बुज़दार रोज़ाना की बुनियाद पर सूबे में घूमते रहते हैं, किसी अफसर को यहाँ मुअत्तिल करते हैं, किसी ब्यूरोक्रेट को वहाँ मुअत्तिल करते हैं, लेकिन उनकी गिरफ्त इन मामलात पर कमज़ोर है जिसकी वो सरबराही करते हैं। फहद हुसैन ने मजीद लिखा है कि एक दफ़ा का जिक्र है कि पंजाब में एक अहल और एनर्जेटिक ब्यूरोक्रेसी थी, लेकिन बाद में नैब ने अपना काम दिखा दिया।
उस्मान बुज़दार को जो विरासत में मिला वो एक बेइज्जत और हिरासां की गई खौफ से झुकी हुई ब्यूरोक्रेसी की टीम है जो तनकीद के डर से ना कुछ बोल रही है और ना कुछ कर रही है। अगर ब्यूरोक्रेट्स नहीं तो शायद मिनिस्टर्स का मसला है। फारूसी ने लिखा कि उस्मान बुज़दार पर एक ऐसी काबीना का बोझ है जिसके आधे लोग उस्मान बुज़दार की नौकरी चाहते हैं और आधे नौकरी पर आकर सीख रहे हैं। मिनिस्टर्स की जानिब से सिर्फ बयानबाजी हो रही है लेकिन पेशरफ नहीं हो रही। अलबत्ता डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसी एक समझदार मिनिस्टर को भी सिमत ढूंढने के लिए कशमकश का सामना है। फारूसी लिखते हैं कि अगर वुज़रा का मसला नहीं तो शायद मुशीरों का मसला है। फारूसी ने लिखा कि उस्मान बुज़दार का जितना मजाक उड़ाया जाता है कि वो कंट्रोल में नहीं है, वो इतना ही कंट्रोल में होने की कोशिश करते हैं। फ़ाद हुसैन ने सवाल उठाया है कि वो मजीद कैसे कंट्रोल हो सकते हैं। पहला रास्ता यह है कि ऐसी मैनेजमेंट स्किल्स का इस्तेमाल करें जो शहबाज शरीफ को मजबूर करे कि वो उन्हें दोनों हाथों से सलूट करें। दूसरा रास्ता यह है कि वो अपने ऑफिस के इख्तियार का इस्तेमाल करके मिनिस्ट्रीज़ को मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स से काम ले सकें। फारूसी ने लिखा है कि उस्मान बुज़दार ने हैरानकुन तौर पर दूसरे ऑप्शन का इंतखाब नहीं किया। वो मजीद लिखते हैं कि मिनिस्टर्स की शिकायत है कि काम में जो इल्तवा हो रहा है उसका एक बैकग्राउंड है क्योंकि मंजूरी की दरख्वास्तों का चीफ मिनिस्टर की डेस्क पर मेज़ पर ढेर लगा हुआ है। फाइल वर्क बहुत सुस्त रवि का शिकार है। इन दोनों आर्टिकल्स पर हम ज़रा तफसील से बात करेंगे और क्योंकि फारूसी ने यह भी लिखा कि उस जो ब्लंडर है वो बुज़दार साहब का नहीं है, ये ब्लंडर किसी और का है, ये गलती किसी और की है। सुहेल बड़ाई साहब और फ़ाद हुसैन दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप दोनों के जो कॉलम्स हैं वो उनकी तफसीलात भी हमने अवाम के सामने रखी है। फ़ाद हुसैन साहब, फिर अगर ये सब कुछ रुका हुआ है तो क्या अब खान साहब, जिसका सुहेल बड़ाई साहब भी जिक्र कर रहे हैं कि वो अभी भी उम्मीद किए हुए हैं कि ये हीरे चमकेंगे, इसलिए रुक गए हैं कि वो समझते हैं कि वाकई उस्मान बुज़दार डिलीवर कर सकते हैं, या फिर मसला ये है कि पंजाब असेंबली में अब क्यू से भी ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं और आज़ाद उम्मीदवार बहुत सारे लिए थे, नया चीफ मिनिस्टर इलेक्ट कराना मुश्किल है? मेरा ख्याल है नंबर्स गेम तक नौबत अभी पहुंची नहीं है शाहजेब। उससे पहले कुछ फैसला साजी की कमजोरी है। या तो प्राइम मिनिस्टर साहब अभी तक कन्विंस नहीं है कि उनको पंजाब के चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में किसी और को लाना है, और या अगर वो कन्विंस हो रहे हैं तो उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और ये वाकई में दोनों जो मसाइल हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए वो बड़े हैं, क्योंकि देखिए वो खुद उस्मान बुज़दार साहब को इतनी बुलंदी तक लेके जा चुके हैं, अपनी जाती प्रेस्टीज को उनके साथ जोड़ा है, कहा है कि मेरे ये वसीम अकरम है। और अगर वो इस वक्त उस्मान बुज़दार को चेंज करते हैं तो जाहिर बात है जो ब्रांड इमरान है वो डैमेज होता है कुछ हद तक। और दूसरा ये सवाल भी है कि अगर तब्दील करना है तो किसको लाएं। ये एक बहुत बड़ा इशू है पीटीआई के लिए कि जब वो चिराग लेके निकलते हैं ढूंढने कि हमें कोई पंजाब का वजीर आला मिल जाए तो उनको मुश्किलात पैदा हो रही हैं। तो ये ट्विन ट्रबल्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पे कोई मुझे इमीडिएटली तब्दीली के आसार नजर नहीं आ रहे, हालांकि हालात जो है वो बेहतर होते भी नजर नहीं आ रहे। सुहेल बड़ाई साहब, आप क्या समझते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब को चीफ मिनिस्टर बना दिया, उसके बाद खान साहब ने जितने खिताब किए हैं उनमें बाकायदा तौर पर उस्मान बुज़दार पर कॉन्फिडेंस का इजहार किया है, पार्टी के अंदर अगर मीटिंग्स हुई हैं तो उसमें बाकायदा पैगाम दिया है कि उस्मान बुज़दार उनकी पसंद के आदमी हैं, तो इससे तो एक पावरफुल चीफ मिनिस्टर सामने आना चाहिए, उसे डिलीवर करना चाहिए। मसला उस्मान बुज़दार की अपनी कैपेसिटी का है कि उनमें कैपेसिटी नहीं है डिलीवर करने की, या फिर पार्टी के अंदर की सियासत का है जो कि इमरान खान के बार बार अवामी इज्तिमात में कहने के बावजूद भी उस्मान बुज़दार को काम नहीं करने दे रही? मेरा ख्याल है दोनों मसले हैं। एक तो कैपेसिटी का भी मसला है, वो बड़े सादा हैं, बड़े इनकसार उनके अंदर मौजूद है, लेकिन जिस तरह की एफिशिएंसी, अब पंजाब गवर्नमेंट बहुत बड़ी गवर्नमेंट है, तकरीबन आधा पाकिस्तान है, तो जितना एफिशिएंट चीफ मिनिस्टर और जितने एफिशिएंट फैसले होने चाहिए वो उनके लिए वक्त ही निकाल नहीं पाते। और दूसरा जो है उनके साथ ताउन भी नहीं हो रहा। इमरान खान ने बड़ी कोशिश की, सबको समझाया, लेकिन मैं फ़ाद साहब से इस बात पे इख्तलाफ करूँगा कि इमरान खान अब कन्विंस हो रहे हैं कि क्योंकि अभी जो रिसेंट एक बहुत बड़ा इंडिकेशन आया है कि अलीम खान साहब पूरा एक, जैसे मैंने लिखा है, फाइलों का दफ्तर लेकर बनी गाला गए हैं, प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं और उन्होंने उनकी शिकायत के मदावे के लिए उनको PND भी दे दी है। तो इसका मतलब यह है कि किसी हद तक वो ये तो कन्विंस हुए हैं कि अलीम ख़ान की शिकायत जायज़ हैं और उनका मदावा होना चाहिए।
और आपको पता है कि इमरान खान साहब का जो कैरियर है, मंसूर अख्तर को वो बहुत अरसा सपोर्ट करते रहे और वो बड़े अच्छे बैट्समैन भी थे, बड़ी उनमें खूबियाँ भी थी, लेकिन वो चल ना सके टेस्ट क्रिकेट में और बिल्कुल आखिर में वो नाकाम होकर चले गए। इसी तरह इमरान खान बड़े समझदार हैं, जब उनका कोई चॉइस जो है वो गलत निकलती है तो वो उसका हेड जो है वो कलम करने में भी देर नहीं लगाते। उनको अपनी सर्वाइवल उनके लिए सबसे ज़्यादा अहम है, बाकी वो अपनी टीम के अंदर तब्दीली करने में जब वो समझेंगे कि भाई हाँ ये मुझे नुकसान पहुंच रहा है, तो मेरा ख्याल है टीम में तब्दीली करने में देर नहीं लगाएंगे। थोड़ी बहुत ईगो का मामला होगा, लेकिन उसकी वो कोई ना कोई जस्टिफिकेशन तलाश कर लेंगे। फाउज साहब, आप ये समझते हैं, क्योंकि आपने दोनों पहलू अपने आर्टिकल में लिखे हैं, एक ये भी कि फ़ाइलों का अनबार लगा हुआ है, मुजरा ये शिकायत कर रहे हैं कि फ़ाइलें जाती हैं और फिर उस्मान बुज़दार के वहाँ से वो वापस आती नहीं है, यानी कि काम वो बहुत स्लो कर रहे हैं। मगर आप फिर ये भी जिक्र करते हैं कि उनकी जो काबीना है उसमें आधे उस्मान बुज़दार की नौकरी चाहते हैं, जो कि अलीम खान साहब के बारे में कहा जाता है, जो कि वड़ाई साहब ने लिखा कि वो शिकायत का अनबार लेके गए थे, और आधे ऑन जॉब सीख रहे हैं। तो एक ऐसी काबीना जिसमें आधे उनके खिलाफ हैं और आधों को काम आता नहीं है, वो जिम्मेदार है इस वक्त इस सारे मसले की, या फिर मसला उस्मान बुज़दार साहब का है कि उनमें कैपेसिटी नहीं है, जो मैंने सवाल वड़ाई साहब के सामने भी रखा था? नहीं, मेरे ख्याल है शाहजेब कैपेसिटी का बहुत बड़ा इशू है। देखें, जितनी भी ब्यूरोक्रेसी जो है वो ताउन ना कर रही हो और जितने भी दीगर ऐसे लोग हों जो आपकी नौकरी के पीछे पड़े हों, लेकिन अगर आपके पास कैपेसिटी है, आपके पास कैपेबिलिटी है, आपके पास एक्सपीरियंस है और आपके पास एक डायरेक्शन है कि आपने एक तरीके से इस सूबे को चलाना है, तो अल्टीमेटली क्योंकि आपके पास यानी जो भी वजीर आला है उस ऑफिस के पास इतना इख्तियार है और इतना वसी तर जो है वो उसकी पावर्स हैं कि वो तमाम तर जो लोग हैं उनको बाकायदा तौर पर अपने विजन के साथ जोड़ सकता है। यहाँ पे मसला कैपेसिटी का है एक, और दूसरा एक इशू ये भी है कि जिस तरीके से 2-3 पावर सेंटर बना दिए गए हैं, मेरा ख्याल है ये इसके पीछे अगर कोई मंतक थी तो वो मंतक जो है वो अभी तक क्लियरली समझ नहीं आई कि एक स्ट्रांग गवर्नर भी हैं, एक बहुत स्ट्रांग स्पीकर भी हैं, एक सीएम भी हैं, कोई कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग कोई करवा रहा है, ब्यूरोक्रेट्स का एक ग्रुप किसी और को देख रहा है, कोई इसका बंदा है, कोई उसका बंदा है। ये जो खिचड़ी मची जिससे यूनिटी ऑफ कमांड जो है पंजाब में वो डिस्टर्ब हुई, तो इससे मजीद मामला खराब हुए। तो यानी कि दो तरीके से पंजाब में प्रॉब्लम हुआ, एक चीफ मिनिस्टर जो इनएक्सपीरियंस्ड है, जिसके पास वो कैपेसिटी नहीं है, और उसके साथ डबल प्रॉब्लम ये कि उसको टीम कमजोर दी गई और उसके साथ 2-3 बड़े ताकतवर लोग खड़े कर दिए गए। तो उस हवाले से जो एक डायरेक्शन होना चाहिए सूबे का वो डिस्टर्ब हो गया, और अभी तक ये कंफ्यूजन नजर आ रही है कि पंजाब को कौन चला रहा है और किस तरफ लेके जा रहा है। सुहेल भाई साहब, एक और मसला ये बताइएगा कि जाहिर है क्या इमरान खान साहब ऐसा नहीं है कि जैसे फाउज हुसैन साहब ने एक नाम आता था और वो नाम था जहांगीर तरीन साहब का कि वो चीफ मिनिस्टर के कंटेंडर हैं, जिसका फाउज हुसैन साहब ने जिक्र भी किया, और वो जिस तरीके से पीटीआई में उन्होंने इमरान खान के विजन को डिलीवर किया, पीटीआई को ऑर्गेनाइज करने में वो इमरान खान का विजन डिलीवर कर सकते थे। मगर अगर तरीन साहब डिस्क्वालीफाई हो गए थे तो और बहुत सारे लोग थे जिनके नाम आ रहे थे। अब अलीम खान साहब जाहिर रेफरेंसेस उनके ऊपर थे, मगर उन्हें मिनिस्टर बना दिया, चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। फवाद चौधरी साहब का नाम आ रहा था, शामिद कुरैशी साहब इलेक्शन हार गए। मगर उस्मान बुज़दार को जो इलेक्ट किया खुद इमरान खान साहब ने, वो इसलिए किया कि वो समझते थे डिलीवर कर सकते हैं, या इसलिए किया कि वो सेंटर में होते हुए खुद पंजाब में कमजोर चीफ मिनिस्टर चाहते थे जिससे वो खुद डिलीवर करा सकते हैं? मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ जितनी भी सेंटर में पार्टियां रही हैं, अगर तारीख को देखा जाए तो भुट्टो साहब भी कभी पंजाब में स्ट्रांग चीफ मिनिस्टर नहीं चाहते थे, और नवाज़ शरीफ साहब ने भी जब अपने ख़ानदान से बाहर कोई चीफ मिनिस्टर बनाया तो ग़ुलाम हैदर वाई को बनाया। तो इस तारीख को देखते हुए तो यही लगता है कि इमरान खान यही चाहते थे कि उनका नुमाइंदा वहाँ काम करे, उसकी अपनी कोई शख्सियत ना हो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि अगर तो वो नुमाइंदा डिलीवर करे तो क्रेडिट लीडर को जाता है, अगर डिलीवर ना करे तो डिसक्रेडिट भी लीडर को जाता है। तो मामला ये हो गया कि डिसक्रेडिट जो है वो जाना इमरान खान को शुरू हो गया, और पंजाब जो है अगर पंजाब डिलीवर ना करे, पंजाब में मामला ठप हो जाएं, तो आप समझें कि पूरे मुल्क का निज़ाम ठप हो जाता है, और वो हो चुका है। अब सवाल ये है कि इमरान ये फ़ैसला कब करेंगे,
क्या ये वो फैसला तब करेंगे जब फेडरल ब्यूरोक्रेसी भी और सारी फेडरेशन इसी तरह बैठ जाएगी, या सिर्फ पंजाब के अंदर मामूली तब्दीलियां करके वो निज़ाम को आगे बढ़ाएंगे? उन्हें जल्द ये फ़ैसला करना होगा। उनके पास चॉइसेस मौजूद हैं। ज़ाहिर है सबसे बड़ी चॉइस तो उनके पास अपना कोलिशन पार्टनर चौधरी परवेज़ इलाही है, लेकिन वो नहीं बनाना चाहेंगे चौधरी परवेज़ इलाही को, क्योंकि आधा पाकिस्तान वो अपने किसी कोलिशन पार्टनर को देने की बजाय किसी अपने साथी को देना चाहेंगे। दूसरे दो कंटेंडर जो इस वक्त सामने आ रहे हैं वो एक अलीम खान साहब हैं और दूसरे मियां असलम इकबाल साहब हैं। दोनों जो हैं दोनों लाहौर से तल्लक़ रखते हैं, और चूँकि लाहौर की सियासत, बल्कि इस वक्त एक लाहौरी ग्रुप मशहूर है, लाहौरी वज़ीर, अगले दिन जो इनका इजलास हुआ है MPA का, उसमें चूँकि ये नहीं गए लाहौरी वज़ीर, तो कहा जाता रहा कि लाहौरी वज़ीर तावन नहीं कर रहे। तो इस हद तक ये नज़र आ रहा है कि ये दोनों कंटेंडर हैं। लेकिन इमरान खान के पास और भी चॉइसेस हैं। ज़िला मियांवाली के सुल्तान खान हैं और बहुत से लोग हैं जिनका तजर्बा भी है, जो गवर्नेंस कर चुके हैं। मेरा ख्याल है कि इमरान खान को मूव ऑन करना चाहिए और बाकी लोगों का भी तजर्बा करना चाहिए। हो सकता है कि वो जो नया घोड़ा लाएं वो बड़ा कामयाब हो, क्योंकि अगर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन ना हुए, अगर जो 2-3 बड़े बड़े फ़ैसले हैं वो ना हो सके, तो PTI को बहुत नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचेगा। ग्रास रूट पे PTI जो है वो कायम नहीं हो सकेगी, और अगर ग्रास रूट पे कायम ना हुई तो आप समझें कि थोड़ी सी भी मुश्किल पड़ी, कोई भी बहरान आया, तो PTI को कोई दिफा करने वाला नहीं होगा। हौसन साहब, आपको भी लगता है, क्योंकि आप ही ने लिखा कि अगर मंतक ये थी कि सेंटर से बैठकर इमरान खान साहब पंजाब को कंट्रोल करेंगे, तो वो मंतक मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, तो इस वक्त एक ऐसा सिनेरियो बन सकता है जिसमें खान साहब किसी और को वजीर आला बनाने का सोचें तो ऐसे नाम मौजूद हैं जो डिलीवर कर सकते हैं। और अगर इनसिक्योरिटी ये थी कि अपना कोई इंडिपेंडेंट ना हो, जो बात ही ना सुने, वो मसला भी ना हो और डिलीवरी भी हो जाए। मेरा ख्याल है शाहजेब, ये ऑप्शन के इसी जो स्टेटस को है इसको बरकरार रखा जाए, ये ऑप्शन अब खत्म होता जा रहा है। और मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर को बहुत जल्द ये फैसला करना पड़ेगा, और उसकी वजह यह है कि जो नुकसान हो रहा है ये गलत फैसले से, गलत अपॉइंटमेंट से, वो नुकसान अब डैमेज कर रहा है PTI को इस लेवल तक कि वो पार्टी की जो क़यादत है उसको खुद भी ये एहसास हो रहा है कि मामला जो है वो कुछ हाथ से निकलते जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है सूनर रादर देन लेटर ये फैसला होगा तो सही, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वो फैसला किन बुनियादों पर होगा, यानी कि प्राइम मिनिस्टर को पंजाब से क्या चाहिए, व्हाट डज ही वांट डिलीवर्ड हियर, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इससे जुड़ेगा वो जिस तरह का नेक्स्ट उम्मीदवार लाएंगे बहैसियत चीफ मिनिस्टर। क्या उन्हें शहबाज शरीफ का कोई मॉडल चाहिए, या उन्हें कोई ऐसा शख्स चाहिए जो उनके फंडामेंटल्स थे खान साहब के अपने विजन के, उनको पूरा करे? क्या उन्हें कोई ऐसा शख्स चाहिए जो बहुत ज्यादा विजिबल हो या लो प्रोफाइल हो लेकिन इन कमांड हो? सो ये मुख्तलिफ जो सिनेरियोज हैं, मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर को अपना जहन बहुत क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब में आप बार बार एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। दिस इज टू इंपॉर्टेंट अ प्लेस, और अगर एक एक्सपेरिमेंट से आपको डैमेज हुआ है तो सेकेंड टाइम आपको 1000 बार सोचना पड़ेगा कि जो मैं अगला एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं वो बिल्कुल दुरुस्त रहे, क्योंकि अगर वहां गड़बड़ हुई तो सोहेल वड़ाइच साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि उसके बाद जो नुकसान PTI को पंजाब में होगा उसको कवर अप करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। मगर जाहिर अगर उस्मान बुज़दार वजीर आला बने हैं वड़ाइच साहब, तो वो वजीर आला भी बना दिए गए हैं और काबीना भी उनको दे दी गई है। ऐसा नहीं है कि काबीना उन्होंने खुद चुनी है। तो बुज़दार साहब भी नहीं परफॉर्म कर रहे, उनकी काबीना भी नहीं परफॉर्म कर रही, और जो बेंचमार्क है वो अगर शहबाज शरीफ साहब हैं, तो शहबाज शरीफ साहब तो ज़्यादा काबीना से काम करते नहीं थे, वो तो बहुत सेंट्रलाइज पावर रखा हुआ था, अपने हाथ में सारे इख्तियार रखते थे, ब्यूरोक्रेसी के जरिए डिलीवर करने की कोशिश करते थे। 3/4 मेजॉरिटी थी पंजाब असेंबली में, कोई नाराज होता था तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता था। तो ये शहबाज शरीफ मॉडल अप्लाई हो सकता है, क्योंकि एक वजीर आला बनाएंगे, लोगों को खुश करने के लिए आज़ादी उम्मीदवारों को 14 वजारतें दे दी हैं, उन्हें भी वजारतें देंगे, तो सेंट्रलाइज मॉडल तो हो नहीं सकता शहबाज शरीफ वाला, फिर कैसे होगा काम? नहीं, मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ मॉडल जो है उसके अंदर भी बड़ी गलतियां थी, खासकर ये जो सेंट्रलाइज्ड पावर थी, ये तो कोई अच्छा चीज़ नहीं थी। कैबिनेट से शेयर ना करना ये भी अच्छी चीज़ नहीं थी।
दूसरा वो ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए सारी अपनी परफॉर्मेंस जो है उस पर नज़र रखते थे। लेकिन एहतसाब का निज़ाम समझ लें, खौफ समझ लें या इनएक्सपीरियंस समझ लें, जो भी कहें, ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल कलम छोड़ हड़ताल करके बैठी है और उन्होंने फ़ैसला किया हुआ है कि वो कोई ऐसा डिसीजन या इनिशिएटिव नहीं लेंगे जिससे कि ज़िम्मेदारी उन पर आ पड़े। और हालांकि देखें, जो चीफ मिनिस्टर होता है या जो वज़ीर होते हैं, उन्होंने कोई सारा फाइल वर्क नहीं करना होता, उन्होंने कोई पॉलिसी नहीं बनानी होती, वो एक गाइडलाइन देते हैं और डिसीजन लेते हैं। तो हमारे यहाँ क्या बुज़दार साहब यस या नो का फ़ैसला भी नहीं कर पाते, उन्होंने ये फ़ैसला करना है फाइल पे कि यस या नो, तो किस पे कितनी देर लगती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसके लिए जो ख़तरे और रिस्क और लोगों को नाराज़ करना पड़ता है। जब भी आप कोई फ़ैसला करते हैं उससे कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग नाराज़ होते हैं। जब आप किसी को नाराज़ ही ना करना चाहें, कोई फ़ैसला ही ना लें, ना आप पुलिस को नाराज़ करना चाहें, ना आप ब्यूरोक्रेसी को नाराज़ करना चाहें, ना आवाम को नाराज़ करना चाहें, तो फिर स्टेटस को होता है। तो वो स्टेटस को में चल रहे हैं। लोगों की तवक्को स्टेटस को नहीं है, लोगों की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा है पीटीआई की, और सबसे ज़्यादा पीटीआई ही मायूस है। बाकी लोग तो ये देख रहे हैं कि ये किस तरह नीचे जा रहे हैं, मायूसी ज़्यादा पीटीआई में है। साहब, मैं फासिल साहब आपसे भी आखिर में जानना चाहूँगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का आपने भी जिक्र किया कि एक बड़ी ज़बरदस्त ब्यूरोक्रेसी एनर्जेटिक होती थी, फिर नैब की वजह से वो मुतासिर हो गई और वो विरासत में मिली है उस्मान बुज़दार को। अगर कोई अगला चीफ मिनिस्टर आएगा उसे भी यही ब्यूरोक्रेसी मिलेगी जो जो सुहेल भाई साहब कह रहे हैं कलम छोड़ हड़ताल पर है, तो काम फिर आगे चलेगा कैसे? क्योंकि ये शिकायत तो खैबर पख्तूनख्वा वाले भी कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी काम करने को तैयार नहीं है नैब के डर से। काम चलना इस हवाले से शाहजेब बिल्कुल मुश्किल है, और ये आपका कहना दुरुस्त है कि जो नया चीफ मिनिस्टर भी आएगा, अगर वो आया तो उसको भी जहेज में यही ब्यूरोक्रेसी मिलनी है। और आने वाले दिनों में कम से कम कोई ऐसे इक़दामात होते हुए नजर नहीं आ रहे जिससे यकायक जो है वो ब्यूरोक्रेसी जो है उसमें एक एतमाद आ जाएगा और वो उसी तरीके से काम करना शुरू कर देंगे जैसे कि पहले करते थे। तो ये तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो भी नया शख्स आएगा, अगर वो आया तो या आई, मैं इसको जेंडर न्यूट्रल करता हूं, तो उसमें उनको अपने मिनिस्टर्स के थ्रू ज्यादा काम करवाना पड़ेगा। यानी कि जो पहले शहबाज शरीफ साहब मॉडल में जो एक ब्यूरोक्रेसी के थ्रू जो सारा काम होता था, इसमें मिनिस्टर्स को एक सेंट्रल रोल लेना पड़ेगा। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल में शाहजेब ये है कि वो जो भी आएगा उसका एजेंडा क्या है, वो क्या करना चाह रहे हैं, बिग पिक्चर क्या है। यहां पे प्रॉब्लम पीटीआई के साथ यही हो रहा है कि वो बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक जो बिग पिक्चर है, जो बिग विजन है, वो नजर नहीं आ रहा। और अगर वो पंजाब में नजर नहीं आया तो वो कहीं नजर नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे विजिबल जगह पंजाब है। और अगर इमरान खान साहब ने तब्दीली लानी है तो अगर तो वो पंजाब में नजर आई तो वो आएगी, और अगर नहीं आई तो वो जो मर्जी कर लें, वो तब्दीली का जो इंपैक्ट है वो नहीं होना। इसलिए उस तब्दीली का फैसला करना और उसे एग्जीक्यूट करना, ये डबल चैलेंजेस है जो नए शख्स के लिए होंगे। मैं आप दोनों से फिर आखिर में बिल्कुल एक सवाल कर रहा हूं, हाँ या ना में जवाब दे दें। सुहेल भाई साहब, आपको 5 साल पूरे करते नजर आते हैं उस्मान बुज़दार साहब? नहीं, बिल्कुल नहीं। फाउसिन साहब, आपको? नहीं, मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा जी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। दोनों ने एक कॉलम लिखे, अपनी तफसील से पंजाब के हालात बयान किए, और दोनों को उस्मान बुज़दार साहब 5 साल पूरे करते नजर नहीं आते। खान साहब कहते हैं कि वो वसीम अकरम साबित होंगे, मगर तनकीद उस्मान बुज़दार साहब पर हो रही है। और तफसीली हमने एक डिबेट की इस हवाले से और दोनों की राय भी आप तक पहुंचाई। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और आम खबरों पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। लियारी गैंग वॉर और कलअदम पीपल्स अमन कमेटी का सरगना। उज़ैर बलोच कहां है और किसके पास है? सिंध हाई कोर्ट की तरफ से पूछे गए इन सवालों का जवाब आज वफाकी हुकूमत की तरफ से जमा करा दिया गया है और अदालत को बताया गया है कि उज़ैर बलोच का मुकदमा फौजी अदालत में चल रहा है। आज सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस आफ्ताब ने उज़ैर बलोच की अदालत में पेशी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत की, तो वफाकी हुकूमत ने गुज़िश्ता समाअत पर उज़ैर बलोच से मुतालिक पूछे गए सवाल का जवाब जमा कराया, जिसमें कहा गया है कि उज़ैर बलोच का मिलिट्री कोर्ट में केस चल रहा है और फौजी अदालतों का कानून नाफिज होने के बाद हाई कोर्ट इस हवाले से कोई हुक्मनामा जारी नहीं कर सकती। वफाकी हुकूमत की तरफ से दिए गए जवाब पर उज़ैर बलोच की वालदा के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्हें बताया जाए कि उनके मौक्किल का बेटा उज़ैर बलोच जिंदा है या नहीं, जिस पर जस्टिस आफ्ताब ने रिमार्क्स दिए कि आप इत्मीनान रखें, वो जिंदा है।
इस मौके पर वकील ने कहा कि इंसानी बुनियादों पर उज़ैर बलोच की उसकी वालदा और ख़ानदान से मुलाकात कराई जाए, जिस पर अदालत ने वफाकी हुकूमत से मुलाकात से मुताल्लिक जवाब तलब कर लिया और केस की मजीद समाअत 11 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई। वफाकी हुकूमत की जानिब से उज़ैर बलोच की अपने ख़ानदान के अफराद से मुलाकात कराई जाती है या नहीं, इस बारे में जवाब अब वफाकी हुकूमत 11 फरवरी को देगी। लेकिन वफाकी हुकूमत की तरफ से यह वाज़ेह कर दिया गया है कि उज़ैर बलोच का मुकदमा फौजी अदालत में चल रहा है, जबकि इससे पहले गुज़िश्ता साल नवंबर में होने वाली समाअत में जेल हुकाम की जानिब से जमा कराई गई रिपोर्ट में अदालत को बताया गया था कि उज़ैर बलोच का मुकदमा फौजी अदालत में चलाने के लिए उसे कराची सेंट्रल जेल से 11 अप्रैल 2017 को पाक फौज के हवाले किया गया और सारी कार्रवाई जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने हुई थी। जनवरी 2016 में सिंध रेंजर्स ने उज़ैर बलोच को गिरफ्तार करने का ऐलान किया। 11 अप्रैल 2017 को DGISPR ने ट्वीट में बताया कि उज़ैर बलोच को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत फौजी तहवील में ले लिया गया है। उन्होंने अपने ट्वीट में बताया कि उज़ैर बलोच पर गैर मुल्की खुफिया इदारों को हसास मालूमात की फराहमी का इल्ज़ाम है। उज़ैर बलोच का मुकदमा फौजी अदालत में है और वो गुज़िश्ता तकरीबन 2 साल से फौज की हिरासत में है। उज़ैर बलोच के खिलाफ इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में भी दहशतगर्दी, कत्ल गारत, अगवा और भत्ते समेत 35 से ज़ायद संगीन इल्ज़ामात में मुकदमा दर्ज हैं और उनमें किसी मुकदमे का फैसला नहीं आया है। जबकि फौजी अदालत में अब तक केस कहां तक पहुंचा है, इस हवाले से भी मालूमात सामने नहीं आई हैं। फौजी अदालतें सानह आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद कायम की गई ताकि मुल्क भर में दहशत अदालती कार्रवाई तेजी से मुकम्मल हो और दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाया जाए। इस हवाले से ISPR की जारी करदा इदादो शुमार के मुताबिक फौजी अदालतों के क़याम से अब तक हुकूमत ने 717 केसेस भेजे हैं। उनमें से 546 केसेस अदालतों ने निपटाए हैं। उनमें से 310 दहशतगर्दों को सजाए मौत सुनाई गई, जबकि 234 को कैद की सजाएं सुनाई गई। 2 मुल्जिमान को बरी भी किया गया। 310 में से 56 दहशतगर्दों को अदालती कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद फांसी दी गई। बाकी 254 दहशतगर्दों का मामला आला अदालतों में ज़ेरे इल्तवा है। मगर सवाल ये पैदा हो रहा है कि फिर इतना अरसा हो गया, उज़ैर बलोच का केस फौजी अदालतों में कहां पहुंचा है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। साथ ही मुल्क में फौजी अदालतों में तौसी के हवाले से नई बहस छिड़ी हुई है। पीपल्स पार्टी ने फौजी अदालतों को तौसी ना देने का फैसला किया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरतुल्लाह बाबर ने 19 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इनकी जमात फौजी अदालतों को मजीद तौसी देने की हिमायत नहीं करेगी। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी का इस पर मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। पीपल्स पार्टी फौजी अदालतों को मजीद तौसी देने पर तैयार नहीं, लेकिन हुकूमत चाहती है कि 4 साल पहले कायम होने वाली मिलिट्री कोर्ट्स को एक और तौसी दी जाए। जबकि इस हवाले से DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ARY के प्रोग्राम में इंटरव्यू देते हुए कहा था कि फौजी अदालतों में तौसी का फैसला हुकूमत ने करना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि ये एक ज़रूरत है, ख्वाहिश नहीं है। और ISPR के जो इदादो शुमार हैं फौजी अदालतों की कार्रवाई के हवाले से, वो भी हमने आपके सामने रखे हैं। पाकिस्तान के अपने अदालती निज़ाम के मसाइल हैं, वो भी सबको पता है। फौजी अदालतों का मामला सोशल मीडिया पर भी ज़ेरे बहस है, मगर सोशल मीडिया पर जो तनकीद हो रही है, उनके अकाउंट्स के खिलाफ ट्विटर को शिकायत मौसूल हो रही हैं। मिलिट्री कोर्ट्स पर तनकीद करने वालों में माहिर कानून और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से वाबस्ता रीमा उमर भी हैं, जो गुज़िश्ता कई दिनों से इस मामले पर कानूनी हवालों के साथ तनकीद कर रही हैं। मगर अहमियत उस वक्त हो गई जब वज़ीर इत्तलात ने बाकायदा तौर पर उन्हें जवाब दिया, क्योंकि रीमा उमर के मुताबिक ट्विटर को उनके तनकीदी ट्वीट्स पर शिकायत मौसूल हुई हैं। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ रीमा उमर ने ट्वीट किया कि ट्विटर को सरकारी सतह पर यह शिकायत मौसूल हुई है पाकिस्तान की तरफ से कि मेरी ये ट्वीट्स जो मिलिट्री कोर्ट्स के फौजी अदालतों के तरीक़ाकार पर सवालात उठाती हैं, वो पाकिस्तानी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करती हैं। रीमा उमर ने मजीद लिखा कि दिलचस्प वक्त है जब सरकारी अफसरान कानून के उन हवालों को जिनमें आइन और अदालती फैसले शामिल हैं, उन्हें कानून की खिलाफ वर्जी के तौर पर देखते हैं। रीमा उमर ने एक और ट्वीट में लिखा कि ट्विटर का मौक़िफ़ है कि उन्हें इस किस्म की कानूनी दरख्वास्तें कानून नाफिज करने वाले इदारों और हुकूमती एजेंसीज़ की जानिब से मौसूल होती हैं। रीमा उमर ने लिखा कि गुज़िश्ता हफ्ते एक तकरीब में वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा था कि नफरत अंगेज़ मवाद के खिलाफ शिकायत के अलावा हुकूमत की जानिब से ट्विटर से और किसी मामले पर राब्ता नहीं हुआ, जिस पर रीमा उमर ने सवाल उठाया कि तो क्या नए पाकिस्तान में हुकूक के मसाइल पर बात करना नफरत अंगेज़ी है। रीमा उमर के ट्वीट पर फवाद चौधरी का रद्दमल भी सामने आया। फवाद चौधरी ने जवाबी ट्वीट में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि ये तो बिल्कुल एक एकेडमिक बहस है, हुकूमत इस बहस पर सवाल क्यों करेगी। ट्विटर से इस मौजू पर हुकूमत की जानिब से कोई राब्ता नहीं किया गया। फवाद चौधरी के ट्वीट के जवाब में रीमा उमर ने एक बार फिर ट्वीट किया कि मैं आपकी वजाहत को सराहती हूँ, मगर ये मजीद सवालात को जन्म देती है। तो क्या ट्विटर खुद से ये ईमेल बना रहा है या कोई बहरूपिया खुद को हुकूमती ओहदेदार दिखाकर ये शिकायत कर रहा है, या फिर क्या शिकायत सरकारी सतह पर हुई हो लेकिन हुकूमत को इस हवाले से इल्म ही ना हो।
अब ये वो कानूनी सवालात हैं जो सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं। सिर्फ रीमा उमर ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो तनकीदी ट्वीट्स करते हैं और उनको ट्विटर की तरफ से ये शिकायत मौसूल हुई है कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आपके बारे में शिकायत की गई है। मगर रीमा उमर को वज़ीर इत्तलात ने जवाब दिया तो सवाल उठ गया कि हुकूमत का मौक़िफ़ और इन मामलात से क्या हुकूमत ला इल्म है। उमूमन ये देखने में आया है कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी पीका एक्ट के सेक्शन 37 के तहत इस किस्म के इकदाम करती है। पीका के सेक्शन 37 के मुताबिक पीटीए के पास किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम में से इन मवाद को ख़त्म करने की हिदायत जारी कर सकती है जो इस्लाम की अजमत, पाकिस्तान के दिफा और सिक्योरिटी या अखलाकियात के खिलाफ हो, या कोई भी ऐसा मवाद जिसका ताल्लुक तौहीन अदालत या इस एक्ट के तहत किसी भी जुर्म के इश्तियाल से है। अब जो रीमा उमर की ट्वीट्स हैं वो बज़ाहिर पीका के इन कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं है। खुद वज़ीर इत्तलात का यह ख्याल है कि ये तो एक एकेडमिक बहस है और वो ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत ने शिकायत नहीं की तो फिर किसने की। पीटीए से हमने रब्ता किया तो वो भी इसकी तस्दीक नहीं कर रहा है। तो कौन ट्विटर को शिकायत कर रहा है, उन मामलात पर कर रहा है जो वज़ीर इत्तलात के लिए एकेडमिक हैं, इनके बारे में भी और दूसरे जो ट्विटर अकाउंट्स हैं उनके बारे में भी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।